हुंडई मारुति सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली इस कंपनी को पता है किसने शुरू किया था? इस साउथ कोरियन लड़के ने, नाम चुंग जू यंग। बचपन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए 17-18 घंटे तक खेतों में काम किया। अमीर बनने का सपना लिए कई बार घर छोड़कर भागा, यहाँ तक कि कई बार तो इसके बिजनेस में आग लगने, बाढ़ आने और युद्ध की वजह से खत्म तक हो गए। लेकिन फिर भी हार न मानते हुए इसने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक हुंडई को बनाया। अगर आपको भी लगता है कि बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाला है। तो इस कंपनी की शुरुआत होती 1950 में, जब एक गरीब फैमिली में चुंग जू यंग का जन्म हुआ। उनके पिता एक किसान थे जो अपने 7 बच्चों का पेट पालने के लिए पूरे दिन खेतों में काम किया करते थे। यूं तो चुंग जू यंग का सपना पढ़ लिखकर एक टीचर बनने का था, लेकिन गरीबी इतनी थी कई बार तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। ऐसे में अच्छी एजुकेशन लेना उनके लिए खूबसूरत सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चलते चंग अपने पिता के साथ दिन भर खेतों में काम करते हुए बिताते। इसके अलावा वो जानवरों को चराने का काम करते। लेकिन जब वो सिटी लाइफ को देखते तो उन्हें बहुत ही हैरानी होती। साफ सुथरे लोग, खूबसूरत कपड़े, अच्छे रोड और खाने की कोई कमी ही नहीं। ये सब देखकर उनके मन में ही ये ख्याल आता कि अगर वो शहर चले जाएं तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अपने 16 साल के बच्चे को उनके माता पिता अकेले शहर जाने ही नहीं देंगे। उसी दौरान चंग जू यंग के हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा, जिसमें खबर छपी थी कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। और जैसा कि उन्हें पता ही था कि उनके मम्मी पापा उन्हें शहर जाने ही नहीं देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए 1932 में घर से ही भाग गए। इसके बाद किनौन शहर में पहुंचे, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मजदूरी के लिए रख लिया गया। अब यहाँ काम जितना मुश्किल था, मिलने वाले पैसे उतने ही कम। इसके बावजूद चंग जू यंग ये सोचकर सेटिस्फाइड थे कि पहली बार वो अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। हालांकि उनकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही, क्योंकि घर छोड़ने के बाद उनके मम्मी पापा उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। और फिर आखिरकार 2 महीने बाद चंग उन्हें मिल ही गए। पिता ने उन्हें डांट लगाई, समझाया और जैसे तैसे मनाकर अपने साथ घर लेकर आए। जब चंग घर आकर फिर वही खेतों में काम, जानवरों को चराना, लकड़ियां काटकर उस जैसे पुराने कामों में लग गए। लेकिन इस काम में उनका दिल बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। हर वक्त दिमाग में कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहता था। वहां बिताए गए वो पलों को याद करते, जिसके चलते धीरे धीरे उनके मन में कंस्ट्रक्शन और इस जैसे प्रोजेक्ट में उन्हें लगाव होने लगा। अब चंग जू यंग के घर वापस आने से उनकी फैमिली तो बहुत ही खुश थी, लेकिन चंग को अपने पुराने रूटीन में घुटन सी महसूस होने लगी, मानो जैसे कि शहर उनका इंतजार ही कर रहा हो। इसी के चलते 2 बार और घर छोड़कर भाग, लेकिन फिर से कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता उन्हें ढूंढ लिया करते थे और फिर ना चाहते हुए चंग को घर वापस आना पड़ता। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिर एक बार हिम्मत जुटाई और 18 साल की उम्र में चौथी बार घर छोड़कर सियोल चले गए, जो कि फिलहाल साउथ कोरिया की राजधानी है। यहाँ पहले तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर का काम किया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई, जहाँ पर चंग ऐसा असिस्टेंट काम करने लगे। इस तरह काम करते करते कुछ ही दिनों में उन्हें एक चावल की दुकान पे अच्छी सैलरी पर डिलीवरी बॉय का काम मिल गया। और यहाँ से उनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हुआ। चंग जू यंग अपने काम को खूब एंजॉय करते थे और अपनी पूरी लगन ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसे देखकर स्टोर के मालिक उनसे खूब इम्प्रेस हुए और फिर सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें डिलीवरी बॉय से शॉप का मैनेजर बना दिया। फिर आया 1937, जब शॉप के मालिक बहुत ही बीमार पड़ गए और उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो आगे का कामकाज संभाल सके। ऐसे में उन्होंने अपना ये राइस स्टोर चंग के हाथों में सौंप दिया। इस तरह से सिर्फ 22 साल की उम्र में चंग अपनी मेहनत के दम पर स्टोर के एम्प्लॉय से मालिक बन गए और फिर उन्होंने इस स्टोर का नाम बदल कर क्योंगिल राइस स्टोर रख दिया। इसके बाद से उन्होंने लो प्राइस, हाई क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी के दम पर एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर लिया। लेकिन जब उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सब कुछ छोड़कर घर लौटने पर मजबूर कर दिया। असल में उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान वर्ल्ड वार II के में कूद पड़ा। ऐसे में जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी कि वार के दौरान उनके सैनिकों को समय समय पर जरूरत के मुताबिक चावल मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने वहां की सारी शॉप पर कब्जा कर लिया, जिसमें कि चंग जू यंग की शॉप भी शामिल थी।
इसके बाद से चंग 1 साल तक अपने गांव में रहे, लेकिन फिर बाद में हिम्मत जुटाई और 1940 में 3000 का लोन लेकर इंडो सर्विस नाम का एक गैराज खोला। लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 महीना ही गुजरा था कि उसमें भयंकर आग लग गई और उनका ये बिजनेस भी बर्बाद हो गया। अब चंग के सामने बहुत ही प्रॉब्लम थी, लोन को वापस चुकाना और कस्टमर को जले हुए व्हीकल्स का मुआवजा देना। काफी सोचने के बाद उन्होंने वापस से 3500 का लोन लिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गैराज ओपन किया। चंग बहुत ज्यादा मेहनती थे, जिसके चलते इनका काम कस्टमर को पसंद आने लगा और सिर्फ 3 साल में ही इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि अपने सारे लोन को रीपे कर दिए और साथ ही घर वालों को मनाकर अपने साथ शहर लेकर आए। इस समय तक इनका कारोबार खूब चलता रहा। असल में जापानी गवर्नमेंट ने चंग जू यंग के गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि एक बार फिर से चंग वहीं आकर खड़े हो गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरफ गैराज छिन जाने का दुख, ऊपर से सियोल में बढ़ता तनाव, इसे देखते हुए अपनी फैमिली के साथ वापस गांव चले आए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चंग ने 50,000 की सेविंग कर रखी थी, इसलिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत थी कि वो वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बस इंतजार था तो वार खत्म होने का। साल 1946 में सेकेंड वार का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आज़ाद हो गया। इसी साल चंग ने सियोल में वापसी की और एक बार फिर से अपना गैराज स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा हुंडई मोटर सर्विस। जापान को वर्ल्ड वार II में हराने के बाद साउथ कोरिया में यूएस कॉन्फ्लिक्शन काफ़ी बढ़ गया। इस वजह से चंग को यूएस आर्मी के ट्रक को रिपेयरिंग करने का काम मिल गया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका में मिलिट्री फोर्स के लिए एक बड़ी संख्या में बिल्डिंग बना रहा है, जिसे देखकर उनका कंस्ट्रक्शन का पैशन दोबारा जाग गया, जो कि बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। इसी के चलते साल 1947 में हुंडई सिविल इंडस्ट्री की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। अगले 3 सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को काफी एडवांस कर लिया और अब उन्हें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने लगे। लेकिन दोस्तों, चंग का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वार शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा। उसकी मिलिट्री फोर्स ने सियोल को कब्जे में लेने के लिए उसके आसपास घेराबंदी कर दी। ऐसे में वहां के लोगों में दहशत फैल गई, शहर को छोड़कर भागने लगे। इसमें चंग भी शामिल थे, जो कि सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग के साथ जान बचाने के लिए भूसड़ शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का भरपूर साथ दिया और वार के दौरान ही चंग ने नोटिस किया ये मिलिट्री फोर्स को बड़ी संख्या में वेयर हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और टैंक्स की जरूरत है। यहाँ चंग को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन प्रोजेक्ट में काम करने लगे। चंग ने हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। कई सारे प्रोजेक्ट में उन्हें लॉस भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय पर काम पूरा करके यूएस ऑफिशियल का भरोसा जीत लिया। अब 1952 में जंग तो खत्म हो गई। अमेरिकन से जंग की प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें बाद में भी उनसे प्रोजेक्ट मिलते रहे। अब इस बार वार में साउथ कोरिया से बहुत तबाही फैली थी, इन्फ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ गई थी, उसे दोबारा से रिबिल्ड करना चाहती थी। तो दोस्तों, साउथ कोरिया की रीडेवलपमेंट में हुंडई सिविल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा और उन्हें कई सारे प्रोजेक्ट मिले, जिनमें से कई सारे एक्सप्रेस वे कोरियन यूनिलीवर प्लांट में डैम शामिल थे। इसके बाद से 1960 में कोरियन गवर्नमेंट में एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिसने हुंडई की कार रिपेयरिंग से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने में मदद की। असल में गवर्नमेंट ने वहां की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए यह नियम बना दिया कि वो कोई फॉरेन ऑटोमेटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती हैं जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ में टाई अप करें। इस रोल ने हुंडई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी और चंग ने इसी को मिस न करते हुए 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। इसके 1 साल बाद यानी 1968 में हुंडई ने फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और उल्सान शहर में 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट है और इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 75 हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय काम करते हैं। खैर, फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर में हुंडई ने उसके फेमस कार फोर्ड कार्टिना
के तर्ज पर हुंडई कॉर्टिना को लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों, क्योंकि फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी थी जिसकी कॉर्टिना भी वहीं के सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी, वहीं साउथ कोरियन की सड़कें वार में मिलने वाले गड्ढों से वो अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी। ऐसे में हुंडई कॉर्टिना कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी फेलियर साबित हुई। कंपनी को इससे काफी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की डिमांड करने लगे। लेकिन इससे पहले चंग इन प्रॉब्लम से निपट पाते, 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें कि उल्सान का पूरा असेंबली प्लांट ही डूब गया, नई कार में भी पानी भर गया और कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, चंग ने अपनी जिंदगी में इतना फेलियर देखा था, लेकिन अब मानो इन सब की उन्हें आदत सी हो गई थी। उन्होंने फिर से प्लांट को शुरू किया और हर तरह की प्रॉब्लम को काम करके दोबारा से हुंडई कॉर्टिना को मार्केट में उतारा, जो कि इस बार काफी सक्सेसफुल हुई। हालांकि 1974 में जो कि चंग का इंतजार कर रही, असल में हुंडई का अपने नाम से कार को लॉन्च करना फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान नहीं मिल पा रही थी। इसके चलते दोनों कंपनियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने हुंडई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब अचानक से फोर्ड का जाना हुंडई के लिए मानो सब कुछ बर्बाद कर देने वाला था, क्योंकि उस समय तक हुंडई के पास कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसके लिए अभी तक वो फोर्ड पर ही रिलीव करते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाने के बाद चंग एक नए पार्टनर की तलाश करने लगे जो कि उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर सके। इसके लिए उन्होंने उस समय के बड़े प्लेयर्स वॉक्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ डील करने का प्रपोजल रखा, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने ही इसे ठुकरा दिया और फिर इसके बाद से चंग ने अब जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ डील करने की ट्राई की और यह डील फाइनल हो गई, जिसमें मोटर्स ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को हुंडई के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर लिया। इसके साथ हुंडई का पूरा फोकस खुद की कार डेवलप करने में लगा दिया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर रहने वाली कंपनी हॉस्टन मॉरिस के फार्मर मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज टर्नबुल को हायर किया। तो दोस्तों, जॉर्ज टर्नबुल ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5 और भी इंजीनियर को हायर किया, जिसमें कार की जो बॉडी होती थी उसके डिजाइन एक्सपर्ट कैथन बर्टन और एडवर्ड चैम्पेन, BRM यानी ब्रिटिश रेसिंग में मोटर्स के फार्मर चेसिस इंजीनियर जॉन कार्थवेट और चीफ डेवलपमेंट इंजीनियर पीटर स्टेलर जैसे इटली स्किल्ड प्रोफेशनल शामिल थे। तो दोस्तों, उसी दौरान साउथ कोरिया की सरकार ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक ऐसा विकल्प बनाने के लिए कहा जो कि पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो, साथ ही इतना अफोर्डेबल हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करें। इसी को माइंड में रखते हुए कंपनी ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई की इंजीनियर गवर्नमेंट की सरकारी सारी बातों को ध्यान में रखकर कार मैन्युफैक्चर करने लगी। फाइनली 1975 में हुंडई ने अपनी पहली सेल्फ मेड कार को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया पोनी। ये अफोर्डेबल होने के साथ ही हाईली परफॉर्मेंस और बेहतर डिजाइन वाली कार थी। पोनी साउथ कोरिया में इतनी सफल हुई कि कुछ ही समय में इसने वहां की कार मार्केट का 60% हिस्सा कैप्चर करके हुंडई को वहां की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल कर दिया। इस सफलता के बाद चंग 3 लाख कार मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया, जिसके बाद से हर कोई इसे एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन कहने लगा, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल मार्केट डिमांड 30,000 की थी। ऐसे में 3 लाख कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। लेकिन दोस्तों, चंग तो यहाँ बहुत ही बड़ा सोच कर रखे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्स को साउथ कोरिया से निकाल फॉरेन मार्केट में लॉन्च कर दिया। 1982 में हुंडई ब्रिटिश मार्केट में एंटर हुआ, जहां अपने पहले साल में ही उन्होंने 3293 कार बेच दी और फिर आगे चलकर 1984 में इस कैनेडियन मार्केट में पोनी 2 को लॉन्च किया, जो कि अपनी अफोर्डेबल के चलते खूब फेमस हुई और कंपनी वहां भी अपने स्ट्रॉन्ग पैसेंजर डेवलप करने में कामयाब हो गई। हालांकि हुंडई अब तक कई सारे देशों में पहचान बना चुका था, लेकिन अभी तक अमेरिका जैसे मेजर मार्केट में एंटर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, उसका मेन रीजन था एमसल नॉर्म्स, जिस पर हुंडई की कार परफेक्टली फिट नहीं हो पा रही थी। कंपनी ने अमेरिकन मार्केट में एंटर करने के लिए एडमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक नई कार मैन्युफैक्चर की, जिसका नाम हुंडई एक्सल रखा गया। उस दौरान हुंडई ने किया था तो यूएस के अंदर सेकेंड हैंड कार की मार्केट बहुत ही बड़ा था। ऐसे में कंपनी ने वहां इन्हीं कस्टमर को टारगेट किया और 1986 में सेकेंड कार के ही प्राइस में होंडा एक्सल को 5 साल की वारंटी के साथ अमेरिकन मार्केट में लॉन्च कर दिया। अपने इस स्ट्रैटेजी से कंपनी टारगेटेड कस्टमर को लुभाने में खूब कामयाब हुई, बाकी कार कंपनी को हैरानी में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, इस आंकड़े में अगले साल और भी ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि 1987 में हुंडई की वहां पर
60,000 कार सेल हुई, जिसके चलते इन दोनों सालों में एक्सेल अमेरिका की टॉप सेलिंग कार रही थी। तो तब दोस्तों एक्सेल कार में हुंडई को उसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाने में ग्लोबल के लेवल पर एक मेजर कार कंपनी के रूप में पहचान दिलाने के हेल्प मिली, लेकिन कार में अफोर्डेबिलिटी और कुछ टेक्निक इशू की वजह से कुछ समय बाद इसे चीप कोरियन ब्रांड कहा जाने लगा। अब दोस्तों इस इमेज से कंपनी को बाहर निकालने के लिए इंजीनियर ने खूब एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे R&D सेंटर खोले गए। काफी रिसर्च के बाद 1999 के दौरान हुंडई सोनाटा को हुंडई ऑक्सेट जैसे कई सारे फ्रिक्शन लोडेड कार मार्केट में उतारी गई। तो दोस्तों इस साल ये कार सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, साथ ही इससे वर्ल्ड वाइड कंपनी के रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई। आज की बात करें तो हुंडई दुनिया के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में शामिल है। साथ ही टोयोटा वॉक्सवैगन के बाद प्रोडक्शन के मामले में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी है, जिसका बिजनेस 193 कंट्रीज में फैला हुआ है। लास्ट ईयर हुंडई के वर्ल्ड वाइड 6.845 बिलियन यूनिट सेल की थी, जिसमें से 8,07,067 यूनिट तो सिर्फ इंडिया में बेचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। फिलहाल ये इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर है, जो कि महिंद्रा और टाटा जैसी स्वदेशी कंपनियों को भारी टक्कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से चंग-जू यंग की हार ना मानने वाली जिद हुंडई को न सिर्फ दुनिया के टॉप ब्रांड्स में शामिल कराया, बल्कि साउथ कोरिया के डेवलपमेंट और इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल अदा किया। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।